जय हिंद दोस्तों, स्वागत है उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक शिफ्ट में आए हुए 20 के 20 क्वेश्चनों पर 20 क्वेश्चन प्लस 20 कॉन्सेप्ट वाली अपनी ये सीरीज चल रही है। अब एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चनों में कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं तथा आने वाली एसएससी जीडी के लिए क्या सीखने को मिलेगा पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से, तो इन्हीं बातों पर आज चर्चाएं होंगी। आज वापस से 20 प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों से संबंधित रिलेटिव जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ सबसे कम समय में सबसे आसान तरीके से इन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं सभी इस वीडियो में सीखा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से, समझना क्रय मूल्य शब्द आया है मतलब टॉपिक कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि वाला आपका टॉपिक है, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उसी टॉपिक से रिलेटिव शब्द है। तो सबसे पहले तो समझते हैं क्रय मूल्य होता क्या है। सीपी या कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो वह मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे बोला जाता है क्रय मूल्य। पहली बात, ठीक है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने सामान्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट या डिस्काउंट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस प्रकार के प्रश्न के अंकित मूल्य या क्रय मूल्य पर बढ़ा दिया जाए, बढ़ा के उसका मूल्य बताया जाए और फिर उस पर डिस्काउंट दिया जाए। ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात क्या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस को मान लो आप 100%, कितना माना 100%। सबसे पहली बात और सबसे पहली स्टेप, आपने क्रय मूल्य को मान लिया 100%। अब क्रय मूल्य को कितना बढ़ा रहा है 50%, तो 100% को 50 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 150%। पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात, अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है या डिस्काउंट देता है। तो 20% की छूट देता है तो छूट को या डिस्काउंट को हमेशा 100 में से माइनस किया जाता है। तो डिस्काउंट को 100 में से 20% की डिस्काउंट दे दी तो बचा कितना 80, और बटे में हमेशा क्या लिखोगे 100 लिखोगे। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया, 15 होता है 120। ध्यान रखना, पहली बार में क्रय मूल्य कितना माना था 100% और आंसर कितना आया 120%। कितना ज़्यादा है 100 से 20 ज़्यादा है तो कितने का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर, 20% का लाभ। बात समझे, क्या करना है, जब भी अंकित मूल्य को बढ़ा के लिखे और फिर उस पर डिस्काउंट दें तो सबसे पहले क्रय मूल्य या अंकित मूल्य पर को माने 100%, कितना बढ़ाया 50% तो हो गया 150, फिर उसमें 20% का डिस्काउंट दिया तो 100 में से 20 को घटा दें, बचा कितना 80। दोनों का गुणा करके बटे में लिख दे 100, जीरो से जीरो काटोगे 120, मतलब 100 से बढ़कर कितना हो गया 120। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। ये पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है औसत, मतलब एवरेज वाला टॉपिक है। 5 संख्याओं का औसत 22 है, ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी संख्याएं और औसत साथ में आए, संख्या और औसत शब्द साथ में आए तो उस संख्या और औसत का हमेशा गुणा करते हैं, ठीक है। सीखने वाली बात क्या है कि 5 संख्याओं, कितनी संख्या है 5, और उनका औसत कितना है 32। तो जब भी संख्याएं और औसत साथ में आए तो हमेशा उनका क्या करते हैं गुणा कर दो भाई। 32 उनका एवरेज है, संख्या कितनी है 5, 32 पंज 160, टोटल कितना आ जाएगा, उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। ये पहली बात। अगला, यदि एक संख्या हटा दी जाए, मेरे दोस्त 5 पहले संख्याएं थी, 5 में से एक हटा दी तो बची कितनी 4। अब यदि एक संख्या को हटाएं तो नया औसत कितना मिलता है मेरे भाई 28 मिलता है। तो आप इधर लिख दो 28, 28 चुक कितना होता है 112, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 32 था तो उनकी वैल्यू कितनी आई 160। एक संख्या को हटा दिया तो बचा कितना 4। अब उन 4 का औसत कितना है 28, 28 चुक 112। ये 5 संख्याओं की वैल्यू 160 थी, 4 संख्याओं की 112 थी। तो छिपी हुई संख्या, मतलब जो संख्या हटाई गई थी उस संख्या को निकालने के लिए 160 में से 112 को घटाओ, आंसर कितना आया 48, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसका भी सही आंसर क्या रहेगा 48, ऑप्शन नंबर ए। बात समझे। अब इसमें सीखने वाली बात क्या थी
कि जब संख्या और औसत दिया हो तो हमेशा संख्याओं का औसत में क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यह तीसरा प्रश्न भी औसत से संबंधित, एवरेज से संबंधित प्रश्न है। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्या। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात क्या है भाई? याद रखने वाली बात है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या रहेगी मेरे दोस्त? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? 2 से। आपने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कहाँ तक? 32 से पहले तक की अभाज्य संख्या। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब औसत से संबंधित टॉपिक है, तो औसत का सूत्र याद होना आपको अनिवार्य है। औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया? औसत का सूत्र हो गया। तो कुल राशियों का योग कितना है? तो आप जोड़ो 31 और 29, ये कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, 31 और 29 कितना? 60। ठीक, उसके बाद 13 और 17 कितना हो गया? 30 हो गया। इसको भी जोड़ लिया। क्लियर? अब इधर देखो 3, 2, 5 और ये क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 11 और 19 दोनों को जोड़ लो, तो 11 और 19 कितना हो जाता है? ये हो जाता है 30। फिर 23 और 7 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सभी को जोड़ लो, 60, 30, 90, 90 और 120, 120 और 10, 130, 130 और 30 कितना हो जाएगा? 160। तो सभी का औसत कितना? सभी को यदि जोड़ा तो सभी का योग कितना आया? टोटल कितना आया? 160। अब राशियों की संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या कितनी है? 11। 11 से आपने भाग दिया, 11 एकम 11। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 5। 11 चुका 44, रिमाइंडर कितना बचा? 6। 11 पंज 55। ठीक है, और 11 चुका 44, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसका औसत कितना आएगा? 14.54। इस प्रश्न में सीखने वाली बात क्या थी? औसत से संबंधित है, तो औसत का सूत्र क्या होता है? कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सभी को जोड़ लिया, सभी को जोड़ने पर आया कितना? 160। टोटल कितनी संख्या है? 11 डिजिट है, तो 11 का भाग दिया तो एवरेज निकल कर आ जाएगा 14.54। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ना कि 1। इसलिए 1 को नहीं लिखना है, लिखोगे किसको? 2 को। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति वाला, इक्वेशन या समीकरण वाला प्रश्न है। सोल्व करते हैं प्रश्न को। 3 नोटबुक और 6 पेन, 3 नोटबुक और 6 पेन, इनका मूल्य कितना है? 3000 रुपये। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? 3 नोटबुक और 6 पेन, इनको यदि मैं खरीदूं तो कितने रुपए में आते हैं? 3000 रुपये में। उतने ही पैसों में, मतलब उतने ही रुपए में, कितने रुपए में? 3000 रुपये में क्या क्या खरीद सकता हूं मैं? उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। मतलब 1 नोटबुक खरीदूं और 12 पेन खरीदूं तो भी मुझे पैसे कितने चुकाने पड़ेंगे? 3000 रुपये। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। करना क्या है कि यहाँ पर 3 नोटबुक है और यहाँ पर 1 नोटबुक है। तो 3 नोटबुक को 1 नोटबुक में कैसे चेंज करूंगा? इसके लिए आप यहाँ पर कर दो 3 का गुणा। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पर 3 का गुणा करते हो इस पूरे समीकरण में, तो 3 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 3 नोटबुक प्लस 12 36 बराबर 3 9, 9000 रुपये।
इसको क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है कि 3 नोटबुक और 6 पेन, इनको यदि मैं खरीदूं तो 3000 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे। अब इनकी जगह पर यदि मैं 3 नोटबुक और 36 पेन खरीदूं तो 9000 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे। आप एक काम करो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, उससे क्या होगा, 3 नोटबुक और 3 नोटबुक की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, समीकरण 2 में से आपने समीकरण 1 को घटाया तो समीकरण 1 क्या था, 3 नोटबुक प्लस 6 पेन, और बराबर उनकी वैल्यू कितनी थी, 3000 रुपये। ठीक है, इनको यदि आप घटाते हो तो 3 नोटबुक से 3 नोटबुक चली गई, 36 पेन में से 6 पेन गई तो बचा कितना, 30 पेन, और यहाँ पर 9000 में से 3000 गया तो बचा कितना, 6000। बात समझना, 30 पेन का मूल्य कितना है, 6000 रुपये, और उसने पूछा है 15 पेन खरीदना चाहता है तो 15 पेन का मूल्य क्या होगा, तो फिर 15 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, उसका आधा, 15 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। ये अपना फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात समझ में आई, उम्मीद है समझे होंगे। आपने समीकरण बनाना सीख लो, फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे तो आंसर इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। ठीक है, 2 बातों पर गौर करना, सभी को समान संख्या मिले, ना कम मिले और ना ज़्यादा मिले, और वो मिलना भी कितना है, अधिकतम संख्या। तो ये जो प्रश्न है ये एलसीएम और एचसीएफ वाले टॉपिक का प्रश्न है। अब क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ, पहचान क्या रहती है, तो बात समझना, इस प्रश्न से सीखने वाली बात, एलसीएम और मैं लिख देता हूं एचसीएफ, मतलब लासा और मासा। तो जहां भी प्रश्न में छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, कम से कम, कम से कम या न्यूनतम, न्यूनतम, इस प्रकार के यदि शब्द आते हैं प्रश्न में, छोटी से छोटी, कम से कम या न्यूनतम जैसे शब्द आते हैं तो वहां निकालेंगे क्या, एलसीएम, हमेशा वहां पर एलसीएम निकलेगा। बात क्लियर। एचसीएफ की पहचान क्या रहती है, तो यदि प्रश्न में अधिकतम, प्रश्न में अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा या बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, इस प्रकार के यदि आपको शब्द दिखाई दें तो फिर प्रश्न में निकालते क्या है, एचसीएफ। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, अधिकतम, मतलब अधिकतम तो निकलेगा क्या, एचसीएफ, पहली बात। अब किस किस का एचसीएफ निकालना है, 1003 और 2703। क्लियर। अब एलसीएम और एचसीएफ में ये तो कंफर्म हो गया कि निकालेंगे क्या, इसमें एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ होता क्या है, मासा होता क्या है, तो उसकी परिभाषा थोड़ी सी आप सुनो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे और किसी भी प्रकार का शेष ना बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। कौन कौन सी संख्या है, 1003, 2703। अब इन दोनों संख्याओं के लिए विकल्प में से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे और रिमाइंडर क्या बचे, शून्य बचे, 0 बचे। तो 33, 19, 29 का भाग जाता नहीं है। इसमें सबसे पहले 17 का भाग देख के देखते हैं। 17 से भाग दिया, 17 पंज 85, 17 नमक 153, कितनी बार गया, 59, 59 बार। 2703 में 17 का देख के देखते हैं। 17 एकम 17, 17 पंज 85, 17 नमाकी 153, मतलब 159 बार। तो चारों विकल्पों में से 17 एक ऐसी संख्या है जिसका 1003 तथा 2703 दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 17। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सबसे सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो रेलगाड़ी या ट्रेन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न दिया है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में सीखने की बात क्या है वो बात ध्यान रखो। यदि रेलगाड़ी
यदि रेलगाड़ी किसी खंबे सिग्नल पोल व्यक्ति या वृक्ष, ठीक है, ध्यान रखना, यदि रेलगाड़ी किसी खंबे, सिग्नल पोल, व्यक्ति या वृक्ष को पार करती है तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर मानी जाती है। बात आ गई समझ में? जब ये शब्द आए, खंबा आए, सिग्नल पोल आए, व्यक्ति आए, वृक्ष आए, यदि रेलगाड़ी इनको पार कर रही है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेल की लंबाई के बराबर होती है, ठीक है। और यदि इनके स्थान पर प्लेटफॉर्म आए, प्लेटफॉर्म, गुफा, पुल, सुरंग व अन्य रेलगाड़ी या दूसरी रेलगाड़ी ऐसे शब्द आए तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस इन दिए गए शब्दों की लंबाई के बराबर होती है, मतलब इनकी लंबाइयाँ क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि यदि दो रेलगाड़ियों की बात हो रही है कि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है या समान दिशा में चलती है, किसी भी स्थिति में चलें, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई हमेशा जुड़ती है, रेलगाड़ियों की लंबाई कभी भी माइनस नहीं होगी, रेलगाड़ियों की लंबाई हमेशा जुड़ेगी। ये इस कॉन्सेप्ट में याद रखने वाली बात। और दूसरी बात यह है कि यदि रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चलती है तो चाल हमेशा जुड़ती है, चाल क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी, चाल हमेशा जुड़ेगी। और यदि रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती है तो चालें आपस में घट जाती है, चालें घटती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब दोनों एक ही दिशा में चलें तो चालें आपस में घटेगी और विपरीत दिशा में चलें तो चालें आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है, ये चाल की बात हो गई। लेकिन रेलगाड़ियों की लंबाई हमेशा और हमेशा जुड़ती है। तो इस प्रश्न में देखते हैं क्या दिया है। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की, ध्यान रखना क्या दे रखा है, समान लंबाई, मतलब इसकी 384 है तो इसकी लंबाई भी कितनी रहेगी, 384 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी की समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में उसे पार कर जाते। देखो यहाँ पर भी कितने सेकंड दे रखा है, 12 सेकंड, और यहाँ पर भी कितना, 12 सेकंड, मतलब दोनों की रेलगाड़ियों की लंबाई भी बराबर है और दोनों को लगने वाला समय भी बराबर है। इस स्थिति में दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछी है तो यदि दोनों की लंबाई बराबर हो और दोनों का जो समय दिया वो बराबर हो तो आप सिंपल सा इसको चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, दूरी क्या रख सकते हो, दोनों की लंबाइयां बराबर है रेलगाड़ियों की तो एक ही की लंबाई रख दो 384, ठीक है, और दोनों को लगने वाला समय भी बराबर है 12 सेकंड तो बटे में रख दो 12, 36 और 12 24 मतलब 32 मीटर पर सेकंड। तो चाल क्या आ जाएगी इसकी, ऑप्शन नंबर डी 32 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की चाल भी वही रहेगी जो पहली रेलगाड़ी की चाल थी। बात आ गई समझ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाभ और हानि, ठीक है, लाभ हानि प्रतिशत, मतलब कौन सा टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक है। यदि 6 पेन का क्रय मूल्य, बात समझना, 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ये बात तो हमेशा ध्यान रखना। इसमें याद रखने वाली बात क्या है वो देखना। पहला नोट है इसमें, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर ये शब्द आए, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, ऐसे प्रश्नों में विक्रय मूल्य को ही, सेलिंग प्राइस को ही, विक्रय मूल्य को ही क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मान लिया जाता है, क्रय मूल्य मान लिया जाता है। बस भाई इस प्रश्न में क्या याद रखना अपने को कि जब भी आपको ऐसा शब्द दिखाई दे, ये सेंटेंस दिखाई दे, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, ऐसे प्रश्नों में आप विक्रय मूल्य को क्या मानोगे, क्रय मूल्य, ठीक है। यह पहली बात सीखने की। अब इसमें लाभ या हानि हो रही है वो कैसे जांच करेंगे कि लाभ है या हानि है। तो देखो, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य, 6 पेन खरीदी मैंने 10 रुपए में,
यदि 6 पेन मैं 10 रुपए में खरीदता हूं और 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है और उसी 10 रुपए में मैं कितनी पेन बेचता हूं? 5 पेन। तो 10 रुपए में मैंने 6 पेन खरीदी थी और 10 रुपए में मैंने 5 पेन बेची, तो मेरे पास 1 पेन एक्स्ट्रा बच गई। वो पेन ही मेरा क्या होगा? लाभ। मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस प्रश्न में या इस सौदे में क्या होगा? लाभ होगा। अब पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या रहता है मेरे दोस्त? लाभ प्रतिशत का सूत्र रहता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक, लाभ कितना हुआ? 1 पेन का लाभ हुआ तो 1 को लिख दो ऊपर। क्रय मूल्य क्या है मेरे दोस्त? मैंने पहले ही आपको नोट बता दिया कि ऐसे सेंटेंस में विक्रय मूल्य को क्या मान लिया जाता है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य यहाँ पर 5 है तो लिख दिया 5 और गुणित क्या करेंगे? 100। 5 से मैंने इसको काटा 20 बार और प्रतिशत का चिन्ह लगा दूंगा। मैंने पहले ही बता दिया क्या होगा इसमें? लाभ होगा, मतलब 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, ये क्षेत्रफल वाला टॉपिक है। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, अब बात समझना, त्रिज्या या रेडियस कितनी दे रखी है? आर दे रखा है अपने को 70। ठीक है, हाइट या ऊंचाई दे रखी है अपने को कितने सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, क्या रहेगा? 2 पाई आर एच। यहाँ पर वैसा का वैसा लिख दिया 2। पाई का मान होता है 22/7। आर की वैल्यू दे रखी है 70। एच दे रखा है 14। 7 से काटा कितनी बार मेरे दोस्त? 10 बार। 22 का 2 में गुना किया कितना हो गया? 44। 44 में 10 का गुना किया मेरे दोस्त कितना हो गया? 440। और गुणित क्या करेंगे? 14। अब 14 का 44 में गुणा करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा अपना 6116। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहाँ पर 14 का 440 में गुणा करो 6160 और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि क्षेत्रफल पूछा, यदि आयतन पूछता तो सेंटीमीटर क्यूब होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक मैच का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या दिया है मेरे भाई? सेलिंग प्राइस दिया है, विक्रय मूल्य 6,875 रुपए है और यदि लाभ 25% हो। सीखने वाली बात यह है मेरे दोस्त कि यदि 6,875 रुपए में उसको बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है? 25% का। तो आप एक काम करो, जब भी लाभ होता है तो 100 में जोड़ दिया जाता है। आपने 100 में जोड़ दिया तो कितना हो गया? ये 125%। और 125% किसके बराबर है? 6,875 के बराबर। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यदि प्रतिशत को हटाते हैं तो इधर किसका गुणा होता है? 100 का। 6,875 गुणित में कर दूंगा 100 और बटे में क्या चला जाएगा मेरे दोस्त? 125। ठीक है, इसको 25 से काटा 4 बार, इसको काटा मैंने 5 बार। 5 से इसको काटा 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब 5 7 35 और 50 25 कितना है मेरे भाई? 1375 आया। और 1375 में आप 4 का गुणा करो। 1375 गुणित 4, 4 5 20, फिर आया 7 चुक 28, 30 और 0 है ना, 13 चुक 52 और हासिल आया 3 भाई कितना आएगा? 5500 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, गुणा करके देख लेना कितना आंसर आएगा? 5500। मतलब ऑप्शन नंबर डी ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज। ठीक है, किस टॉपिक का प्रश्न है? यह है आपका सिंपल इंटरेस्ट, एसआई वाला आपका टॉपिक है। किसी धनराशि पर 5 वर्षों का समय कितना दे रखा है मेरे दोस्त? समय दे रखा है 5 वर्ष। साधारण ब्याज उस धनराशि यानी प्रिंसिपल क्या है पता नहीं। ठीक है, उस धनराशि का 2/5। जब भी आपको ऐसा प्रश्न है मेरे दोस्त 2/5 तो नीचे वाली संख्या को मान लो आप मूलधन या प्रिंसिपल। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को मान लिया आपने ब्याज। जब भी ब्याज शब्द आपको दिखाई दे और प्रश्न में ब्याज दिया है तो ब्याज में हमेशा किसका गुणा करोगे आप? 100 का गुणा करोगे और दी गई संख्याओं को कहाँ लिखोगे मेरे दोस्त? नीचे लिखोगे। तो यहाँ पर ब्याज कितना माना मैंने? 2 और ब्याज में हमेशा किसका गुणा करते हो? 100 का। तो मैंने गुणा कर दिया 100 का। बटे में मूलधन कितना है? 5 और समय कितना है मेरे भाई? 5। तो 50 25, 25 से 100 को काटा 4 बार, 4 का 2 में गुणा किया मेरे दोस्त तो कितना आएगा? 8%। मतलब वार्षिक ब्याज दर कितनी है? 8%। ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही आंसर होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर और दोनों का टोटल पूछा है। बताइए दशमलव वाली संख्या में किस प्रकार से वर्ग करना है। तो मेरे भाई इसमें सीखने वाली बात क्या है वो बताता हूँ। आप सबसे पहले तो नोट या कॉन्सेप्ट सीखें कि यदि किसी भी दशमलव संख्या जैसे 0.1 है, किसी भी दशमलव संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो सबसे पहले देखना यह है कि कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगा है। यहाँ पर कितनी संख्याओं के पहले दशमलव है, एक संख्या के पहले दशमलव लगा है। तो मेरे भाई जब भी दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग करते हैं तो संख्याओं के पहले कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगा है, ये देखो एक संख्या के पहले दशमलव लगा है तो इसका स्थान डबल हो जाएगा और दो संख्याओं के पहले मेरे को दशमलव लगाने पड़ेंगे। कैसे, जैसे 0.1 इसका होल स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो एक संख्या के पहले दशमलव है तो दो संख्याओं के पहले दशमलव लगाएंगे 0.01, क्योंकि आगे इसमें 0 लगाएंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद 0.01 इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर दो स्थानों के पहले दशमलव लगा है तो चार स्थानों के पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, 0.000 और 1। क्लियर इतना, चार संख्याओं के पहले दशमलव मैंने लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है मेरे दोस्त, तो आप जोड़ोगे कैसे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो पीछे 2 0 आप लगा दीजिए। ठीक है, 0 और 1 को जोड़ा, 1 आया, इधर आया 0, इधर आया 1 और इधर आया 0, दशमलव के नीचे दशमलव और फिर 0, मतलब 0.0101। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y। कौन सा टॉपिक है, रेशियो या अनुपात वाला टॉपिक है। तो मेरे भाई इसमें याद रखने वाली बात कौन सी है, जब भी आपको प्रश्न में अनुपात पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अनुपात या रेशियो पूछा जाए, तो आप दी गई संख्याओं को पलट दो। ये मैंने लिखा था x और ये लिखा है y। ठीक है, x का मान सबसे पहले 45% दे रखा है और y का कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 15%। अब निकालना क्या है, अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए आप संख्याओं को पलट दो। आप 45 की जगह पर क्या लिख दो, 15%, और y की जगह पर क्या लिख दो, 45%। इन दोनों को काट दो, 15 एकम 15, 15 तिया 45। क्या अनुपात आएगा मेरे भाई, 1:3, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये टाइम एंड वर्क वाला प्रश्न है। यदि 12 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। अब इस प्रश्न में क्या याद रखना है मेरे दोस्त, तो इस प्रश्न के लिए आपको MDH वाला आपको याद रखना है, जैसे M1 D1 H1, ठीक है, बटे में W1 और E1 बराबर होता है M2 D2 H2 और बटे में क्या होता है, और E2। अच्छा, इसका क्या मतलब है, तो मेरे दोस्त M का मतलब रहता है मेन, और मेन यानी व्यक्ति या मजदूर। ठीक है, ध्यान रखना, M का मतलब मेन, मेन यानी व्यक्ति या मजदूर। D यानी होता है डे, और डे यानी क्या होता है, दिन। ठीक है, H यानी होता है आवर, और आवर यानी क्या होता है मेरे भाई, घंटे। ठीक है, उसके बाद V यानी होता है वर्क, वर्क यानी कार्य की बात होती है मेरे दोस्त, और E यानी होता है अर्निंग, और अर्निंग यानी कमाई, रुपये पैसे, कमाई या पैसे। ठीक है, तो दोस्त ध्यान क्या रखना है कि जब भी MDH आपको दे तो हमेशा उनको रखना कहाँ है, ऊपर, और उसके बाद W और V को कहाँ W और E को कहाँ रखना है मेरे दोस्त, नीचे रखना है। तो आप देखो इस सूत्र के आधार पर इस प्रश्न को सोल्व कैसे करते हैं। यदि 72 जिल्द साज, ये क्या है मेरे दोस्त, M है, 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, वर्क है। कितने दिनों में, 22 दिनों में। तो मेरे दोस्त ये क्या हो गया, D। तो ये पहली बार में व्यक्ति की बात हो रही है M1, ये W1 और ये D1। ठीक है, अब उसके बाद तो 12 दिनों में मेरे दोस्त, 12 दिनों में मतलब ये D2, 660 पुस्तकें, मतलब ये क्या हो गया, W2 को कितनी जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी मेरे दोस्त, M2 पूछा है। क्या पूछा है इसमें, M2। ठीक है, रख दीजिए सूत्र में मान,
यहाँ पर 72 जिल्दसाज मतलब 72 व्यक्ति 720 पुस्तक बनाने का कार्य कर रहे हैं। और कार्य कहाँ रहता है? नीचे। कितने दिनों में कर रहे हैं? 22 दिनों में। ठीक है। M1 D1 और V1 बराबर अब 12 दिनों में, ठीक है, ये D2 हो गया। 12 दिनों में 660 पुस्तकों को बनाने के लिए कितने जिल्दसाज की आवश्यकता रहेगी? जीरो से मेरे दोस्त जीरो को काट दिया। अब नीचे की संख्या का इधर मल्टीप्लाई और नीचे की संख्या का इधर मल्टीप्लाई। क्या करोगे इसके लिए? 72 × 22, ठीक है, गुणित नीचे क्या था? 66, और अब बट्टे में लिख दो आप 72 और गुणित कितना हो जाएगा? 12। इससे क्या होगा? x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये 72 था, ठीक है, 72 से 72 गया, ये 6 बार और ये 11 बार। 6 से इसको काटा कितनी बार? 11 बार। 11 का 11 में मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 121। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अच्छा, क्रय मूल्य अंकित मूल्य हमेशा क्या मानते हैं? 100। मैंने पहले भी बताया था कितना मानते हैं? 100% या 100 मान लीजिएगा। ठीक है, अब जब भी क्रय मूल्य अंकित मूल्य को बढ़ाकर लिखते हैं तो 100 में हमेशा जितना बढ़ाया जाता है उसको जोड़ दें। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है तो कितना लिख दिया मैंने? 160। ठीक है, यदि उस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो जब भी डिस्काउंट देते हैं तो उसको 100 में से माइनस करते हैं। 100 में से 20 को घटाए, कितना बचा? 80, और बटे में कितना लिखोगे मेरे दोस्त? 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया, 16 कितना होता है मेरे भाई? 128 होता है। ठीक है, कितना होता है? 128। तो पहले 100% था, अब 128% है, तो कितने की वृद्धि हुई मेरे दोस्त? 28% की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के 20% का 25%। मेरे दोस्त 20% को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/5। ठीक है, 20% को क्या लिख दिया? 1/5, क्योंकि जब भी प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं? 100। तो 20/100 मतलब 1/5, और 25% को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 1/4। ठीक है, तो किसी संख्या का मतलब x का 1/5 का 1/4 कितने के बराबर है मेरे भाई? 250 के बराबर। ठीक है, अब 5 का 20 और 20 का 250 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 5000। संख्या क्या निकल कर आई है? x की वैल्यू, वो संख्या निकल कर आई है 5000। लेकिन पूछा है उस संख्या का 35% ज्ञात करो। तो 35% निकालने के लिए 5000 गुणित 35 बटे क्या लिखोगे मेरे भाई? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अच्छा, 35 पंच कितना होता है? 175 मतलब, और 1 जीरो लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 20, 17, 50 इसका सही आंसर रहेगा। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9000 रुपए। अच्छा, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज? सीआई वाले टॉपिक का प्रश्न है भाई। ठीक है, 9000 रुपए 80% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अर्धवार्षिक रूप से मतलब हाफ ईयरली, 6 महीने में, प्रति 6 महीने में वो जोड़ा जाता है। ठीक है, पर उधार दिए जाते हैं 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे भाई? याद क्या रखना है इस प्रश्न में वो देखिएगा। यदि यहाँ पर जो ब्याज दिया जाता है वो अर्धवार्षिक या 6 माही दिया गया। ब्याज क्या दिया गया है? यदि ब्याज 6 माही दे हो। ठीक है, ब्याज यदि 6 माही दे हो तो याद रखने की बात ये मेरे दोस्त कि दर हो जाती है आधी। दर आधी हो जाती है। दर आधी व समय, दर आधी व समय 2 गुना हो जाता है। समय 2 गुना हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, याद क्या रखोगे कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक या 6 माही देय हो तो फिर ब्याज की दर आधी हो जाती है और समय क्या हो जाता है? 2 गुना। अब यहाँ पर प्रिंसिपल या मूलधन कितना? 9000 रुपए गुणित, अब यदि ब्याज की दर यहाँ पर 80% है और आधी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 40%। और जो भी ब्याज की दर दिया हुआ हो उसे किस में लिखेंगे? 100 में जोड़कर, तो कितना हो जाएगा? 140 और बटे में कितना? 100। ठीक है, ऐसा कितनी बार करना है? जब यहाँ पर 12 महीने मतलब 1 वर्ष था, 12 महीने यानी 1 वर्ष,
और 1 वर्ष को डबल कर देंगे क्योंकि समय दुगना हो रहा है, तो 1 वर्ष से बढ़कर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। और यदि ये 2 वर्ष है तो कितनी बार लिखाएगा 2 बार। 140/100 गुणित 140/100, क्योंकि समय को क्या कर दिया मैंने 2 गुना, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पी क्यू आर के बीच 8400 को क्रमशः 2/3, 3 और 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना है। रेशियो अनुपात समानुपात वाला टॉपिक है मेरे भाई। इसमें करना क्या है, पी क्यू आर का पहले रेशियो निकालते हैं। ये पी, ये क्यू और ये आर। पी का अनुपात कितना दे रखा है मेरे दोस्त 2/3। आर का क्या क्यू का क्या दे रखा है मेरे दोस्त 3, तो इसको लिख दो 3/1। और उसके बाद आर का कितना दे रखा है मेरे दोस्त 1/3। ठीक है। अब जब भी आपको याद रखने वाली बात इस प्रश्न में, जब भी आपको अनुपात फ्रैक्शन में या बटे में दिया हो तो आपको करना क्या है, एलसीएम निकालना है। और किसका एलसीएम निकालोगे, हर का एलसीएम। हर क्या क्या है 3, 1 और 3। इनका एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, इनका एलसीएम भी आएगा 3। ठीक है। अब जो एलसीएम आया उस एलसीएम का दी गई फ्रैक्शन में आपको गुणा करना है। 2/3 में आपने 3 का गुणा किया मेरे दोस्त, तो 3 से 3 गया, मतलब P जो है इस P का अनुपात कितना आया 2। P का अनुपात कितना आया 2। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3/1 और इसमें किसका गुणा करोगे, 3 का 1 से 1 मतलब 3 तिया 9, कितना आया 9। यहाँ पर 1/3 में मेरे दोस्त किसका गुणा करोगे, 3 का 3 एकम 3 और कितना आया 1 मतलब P का अनुपात 2, Q का अनुपात 9 और R का अनुपात 1। ठीक है। अब यदि इन सभी में 8400 रुपये को बांटना है और किसका हिस्सा पूछा उसने, आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा निकालने के लिए मेरे भाई 8400 आप लिख दीजिएगा। जिसका हिस्सा पूछा जाता है उसका अनुपात लिखना है ऊपर। आर का अनुपात कितना था 1, तो 1 लिख दिया मैंने ऊपर। बटे में इन तीनों का योग 9 2 11 और 1 12। 12 से मैंने काटा 12 7 84, कितनी बार गया 700। 700 का 1 में गुणा किया तो भी कितना आएगा 700। अब मतलब आर का हिस्सा कितना है मेरे दोस्त 700। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है और गोले के आयतन या वॉल्यूम से संबंधित टॉपिक है मेरे भाई। तो देखो, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है और गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयतन शब्द दिया है मेरे भाई, तो कितने की वृद्धि हो रही है 50% की। तो दोस्तों 50% की वृद्धि हो रही है, तो इसको आप 150 लिख दो। 100 में 50 जोड़ो 150। आयतन है इसलिए 3 बार लिखना पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है, तो आप इसको 150 150 150 को कितनी बार लिखो 3 बार। ठीक है। अब याद क्या रखना है, बटे में आपको 100 लिखना है 2 बार। 100 कितनी बार लिखोगे 2 बार। 3 0 से मेरे दोस्त 3 0 को काट दीजिए। अच्छा, 15 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, तो 15 का क्यूब होता है 33 75। 33 75 और 33 75 में 10 का भाग दिया तो निकल के क्या आएगा मेरे दोस्त 337.5। लेकिन 337.5 आया तो इसमें से क्या घटाते हैं 100 को घटाते हैं, तो आप माइनस कर दो मेरे भाई 100, तो क्या आ जाएगा 237.5। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 237.5% की, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम समापवर्त 4 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए एक सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र होता क्या है मेरे दोस्त, एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ठीक है। अब मेरे भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है 720, तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 720 बराबर में उनका महत्तम समापवर्त HCF कितना दे रखा है मेरे भाई 4 दे रखा है, गुणित LCM निकालना है तो LCM मान लो आप थोड़ी देर के लिए x। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 4 से इधर काटो कितनी बार जाएगा 180 बार, मतलब LCM क्या निकल कर आया मेरे दोस्त 180, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है 20वां जो प्रश्न है, ये प्रश्न है टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है। क्या दिया है प्रश्न में देखते हैं,
स्वप्निल 8 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर कार्य करते हुए वह कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले कार्य करती है तो कार्य पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। भाई ध्यान रखना, अकेला शब्द आया है। क्या शब्द आया है? अकेला। और जब भी अकेला शब्द आया, अकेले व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो सूत्र लगता है a इंटू बी, ए माइनस बी। ठीक है, a इंटू बी, ए माइनस बी, मतलब 8 गुणित 4 और 8 माइनस 4, 8 चुक 32। ठीक है, कितना आएगा? 8 चुक 32 और 8 में से 4 गया मेरे दोस्त, कितना बचा? 4। फिर 4 से काटो, 4 8 32, मतलब इसको भी कितने दिन लगेंगे? 8 दिन ही लगेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, 8 दिन इसका सही आंसर आएगा, 8 दिन, ऑप्शन नंबर ई। हो सकता है ऑप्शन लिखने में गलती हो गई हो, तो ऑप्शन क्या आएगा? 8 दिन। मतलब रेवती भी अकेले कार्य कितने दिनों में करेंगी? 8 दिनों में। तो आज के जो 20 क्वेश्चन थे, इन 20 क्वेश्चनों को समझाया, इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचौर के यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।